हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है G7। जैसे कि आपको पता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ को कर रहे हैं और उसमें आज का हमारा टॉपिक है G7। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक बहुत ही प्रोमिनेंट ग्रुप्स के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। आप सभी ग्रुप्स की वीडियो भी जाके चैनल में ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन जो मेन वीडियो जो भी मैंने इससे वीडियो से पहले बनाई थी वो है आसियान कंट्रीज़ के ऊपर और शार्क के ऊपर। तो दोस्तों, जो आसियान कंट्रीज़ है उसका यहाँ आई बटन में लिंक दिया हुआ है, तो आप यहाँ से जाके आसियान कंट्रीज़ के बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक कवर करेंगे G7। ये भी एक करंट का और बहुत ही प्रोमिनेंट टॉपिक है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। दोस्तों, हम G7 को इन पॉइंट्स में कवर करेंगे। व्हाट इज़ G7, हिस्ट्री, करंट स्टेट्स ऑफ करंट मेंबर स्टेट्स ऑफ G7, current leaders of G7, activities and initiatives taken by G7 एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में G7 है क्या। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तब तक आप वीडियो के लास्ट में पहुँचोगे, तब तक आपको G7 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ G7? दोस्तों, ये फ्लैग्स हैं जो G7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ सेवन इज एन इंटर governmental political form consisting of Canada, France, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, ये 7 मेजर कंट्रीज़ हैं और जो G7 का हिस्सा हैं। तो G7 जो है दोस्तों वो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फॉर्म है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फॉर्म है जिसमें 7 कंट्रीज इसका हिस्सा है, जिनका मैंने नाम आपको भी बताया है। एडिशनली क्या है इसमें, द यूरोपियन यूनियन भी दोस्तों इज ए नॉन एनुमरेटेड मेंबर। इसमें यूरोपियन यूनियन भी है। इट इज़ ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड अराउंड शेयर्ड वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट विद मेंबर्स मेकिंग अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट IMF एडवांस इकोनॉमीज एंड लिबरल डेमोक्रेसीज। दोस्तों, इसको ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया गया किसके मतलब अराउंड शेयर करने के लिए। क्या क्या इसमें शेयर होता है, वैल्यूज़ ऑफ प्लूरलिज्म की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बैठ के बातें करते हैं दोस्तों, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं। विद मेंबर्स मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट IMF एडवांस इकोनॉमीज। और ये जो दोस्तों कंट्रीज़ हैं ये भी इकोनॉमिक पावर में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनकी लिबरल डेमोक्रेसीज़। एज ऑफ 2020, दोस्तों 2020 का डाटा है। G7 मेंबर्स अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ। दोस्तों, जो ये G7 मेंबर हैं वो क्या ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल नेट वेल्थ है, जो पूरे ग्लोबल की जो दोस्तों वेल्थ है उसका हाफ ये 7 कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। एट ओवर $200 ट्रिलियन, 32-46% ऑफ ग्रोस ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि दोस्तों जो ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका टोटल वर्ल्ड का उसका 32 से 40% तक दोस्तों ये G7 मेंबर कंट्रीज़ ही उसके लिए अकाउंटेबल हैं। एंड 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10% यानी कि 770 मिलियन पीपल। मेंबर्स आर ग्रेट पावर्स इन ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में जितने भी मेंबर्स हैं ग्रेट पावर्स भी हैं। एंड मेनली म्यूचुअली क्लोज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डिप्लोमेटिकल एंड मिलिट्री रिलेशंस। दोस्तों, ये इनमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमी में भी, डिप्लोमेसी में भी, मिलिट्री में भी और म्यूचुअल क्लोज पॉलिटिकल में भी। G7 इज नॉट बेस्ड ऑन अ ट्रीटी एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटरीट और ऑफिस। दोस्तों, जो G7 है किसी ट्रीटी के ऊपर नहीं बना हुआ है और ना ही इसका कोई परमानेंट ऑफिस और सेक्रेटरीट है। इट इज़ ऑर्गेनाइज थ्रू ए प्रेसिडेंसी। इसको एक प्रेसिडेंसी के
द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, दैट रोटेट्स एनुअली, जो हर साल रोटेट करती रहती है अमंग द मेंबर स्टेट्स, जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में, विद द प्रेसिडाइजिंग स्टेट सेटिंग द ग्रुप प्रायोरिटीज एंड होस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इट समिट। जो प्रेसिडाइजिंग स्टेट होता है दोस्तों वो इसको होस्ट करता है और ऑर्गेनाइज करता है जो इसकी प्रायोरिटीज है, और इसमें मतलब समिट को होस्ट और ऑर्गेनाइज भी जो प्रेसिडेंट स्टेट होता है वही करता है। जर्मनी करेंटली प्रेसिडाइज फॉर 2022। दोस्तों जो G7 की समिट हुई थी वो 2022 में जर्मनी में हुई थी। अब दोस्तों इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानना बहुत जरूरी है और इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ होम फॉर द कैपिटलिस्ट मेजर वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज। दोस्तों जो कंसेप्ट था कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का एमर्ज हुआ बिफोर 1973 ऑयल क्राइसिस, मतलब जो 1973 में ऑयल क्राइसिस हुए थे उससे पहले ही इसका कंसेप्ट एमर्ज हो चुका था। ऑन 25 मार्च 1973 द यूएस सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी जॉर्ज सल्ज कन्वेंड एन इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब उन्होंने इनफॉर्मल गैदरिंग की फाइनेंस मिनिस्टर की फ्रॉम वेस्ट जर्मनी, हेलमट स्कैमिट, फ्रांस के वैलेरी गिस्कार्ड डे एस्टिंग, द यूनाइटेड किंगडम के एंथनी बार्बर, बिफोर एन अपकमिंग मीटिंग इन वॉशिंगटन डीसी, एक अपकमिंग जो मीटिंग आनी थी उससे पहले डीसी में। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ऑफर्ड द व्हाइट हाउस एज ए वेन्यू, जो वहाँ के उस टाइम यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने ऑफर्ड किया व्हाइट हाउस को एक वेन्यू के तौर पे, एंड द मीटिंग वॉज सब्सिक्वेंटली हेल्ड इन इट्स लाइब्रेरी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, और जो मीटिंग हुई दोस्तों वो लाइब्रेरी में हुई उसके ग्राउंड फ्लोर पे, एंड द ओरिजिनल ग्रुप ऑफ 4 कॉन्सिक्वेंटली बिकेम नोन एज द लाइब्रेरी ग्रुप, और जो पहले 4 ये फाउंडिंग कंट्रीज था इनका जो ग्रुप था वो क्या किस नाम से जाना गया, लाइब्रेरी ग्रुप। In mid-1973, at the spring meeting of International Monetary Fund and the World Bank, Schultz proposed the addition of Japan, which all accepted। दोस्तों मतलब 1973 के बीच में जो स्प्रिंग मीटिंग चल रही थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एंड वर्ल्ड बैंक की, उसमें जो सल्ज थे उन्होंने प्रपोज किया एडिशन ऑफ जापान विच ऑल एक्सेप्टेड, कि जापान को भी ऐड किया जाए जो सबके द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया। द इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ सीनियर फाइनेंशियल ऑफिशियल फ्रॉम यूएस, यूके, वेस्ट जर्मनी, जापान एंड फ्रांस बिकेम नोन एज द ग्रुप ऑफ 5। फिर दोस्तों जापान को ऐड होने के बाद ये क्या बन गया, ग्रुप ऑफ 5, G5। इन 1974 ऑल 5 मेंबर्स एंड्योर्ड सडन एंड ऑफन ट्रबल चेंजेस इन द लीडरशिप। दोस्तों 1974 में क्या हुआ कि जो 5 मेंबर्स थे उनमें एक सडन चेंज आया और लीडरशिप में ट्रबल चेंज आया एकदम। जैसे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट जॉर्ज पोम्पिडो थे वो अब्रप्टली डाइड, उनकी डेथ हो गई थी, लीडिंग टू अ फ्रेश प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वहाँ पे एक फ्रेश प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ दैट वाज क्लोजली वोन बाय द वैलेरी गिस्कार्ड डी एस्टिंग, जो कि इनके द्वारा जीता जाना था। वेस्ट जर्मन चांसलर विली ब्रेंडेंट, जो वेस्ट जर्मन चांसलर थे वो कौन थे, विली ब्रेंडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एंड द जापानीज प्राइम मिनिस्टर क्योक्यो ऑल रिजाइन ड्यू टू द स्कैंडल्स, इन्होंने स्कैंडल्स की वजह से रिजाइन कर दिया। इन द यूनाइटेड किंगडम ए हंग इलेक्शन लेड टू ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट, और जो यूनाइटेड किंगडम में एक हंग इलेक्शन हुआ दोस्तों वो किसको, लेड टू माइनॉरिटी गवर्नमेंट को, वो सब्सिक्वेंट इंस्टेबिलिटी प्रमोट्स अनदर इलेक्शन द सेम ईयर। तो दोस्तों उसी साल में उनको भी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी जिसकी वजह से उनको एक अनदर इलेक्शन करवाना पड़ा सेम ईयर में। कंसिक्वेंटली निक्सन सक्सेसर ग्रेडफोर्ड proposed a retreat the following year for groups new leaders to learn about one another। तो जो निक्सन के बाद जो सक्सेसर बने ग्रेल्ड फोर्ड, उन्होंने प्रपोज किया एक रिट्रीट टू द फॉलोइंग ईयर फॉर ग्रुप्स न्यू लीडर्स टू लर्न अबाउट वन अनदर। उन्होंने ग्रुप के सभी मेंबर्स को रिट्रीट के लिए बुलाया ताकि एक दूसरे के बारे में जान सकें। अब दोस्तों फिर यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे G5 तक हो चुका था। अब इसके थोड़े एक्सपेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। एट द इनिशिएटिव ऑफ गिस्कार्ड डी एस्टिंग एंड हिज जर्मन काउंटर पार्ट हेलमेट स्किमडेंट, फ्रांस होस्टेड ए 3 days मीट इन नवंबर 1975। जो इन दोनों के साथ मिलकर फ्रांस ने एक समिट होस्ट की जो कि नवंबर 1975 में 3 दिन की, इन्वाइटिंग द ग्रुप ऑफ 5 प्लस इटली फॉर्मिंग द ग्रुप ऑफ 6।
उन्होंने इटली को इनवाइट किया कि इस ग्रुप को 6 का बनाने के लिए, G6, टेकिंग प्लेस एट चेट्यू डी रम्बोल्ट। द मीटिंग फोकस्ड ऑन सेवरल मेजर इकोनॉमिक इशूज। जो मीटिंग का फोकस था दोस्तों मेजर इकोनॉमिक इशूज पे था, इंक्लूडिंग द ऑयल क्राइसिस पे था, द कोलैप्स ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम पे था, एंड द ऑनगोइंग ग्लोबल रिसेशन पे था। जो उस टाइम मतलब जो ऑनगोइंग ग्लोबल रिसेशन चल रहा था उसके ऊपर भी फोकस था। द रिजल्ट वॉज द 15 पॉइंट, मतलब जो इसका रिजल्ट था दोस्तों 15 पॉइंट था, जैसे कि जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ रम्बोल्ट भी बोलते हैं, विच अमंग अदर पोजिशन अनाउंस द ग्रुप्स यूनाइटेड कमिटमेंट टू प्रमोटिंग फ्री ट्रेड। इसमें क्या क्या प्रमोट करने के लिए कमिटमेंट की गई थी? फ्री ट्रेड को, मल्टीलेटरलिज्म को, कोऑपरेशन विद द डेवलपिंग वर्ल्ड को, एंड रीअप्रोचमेंट विद द ईस्टर्न ब्लॉक, कि ईस्टर्न ब्लॉक के साथ रीअप्रोचमेंट को। ईस्टर्न ब्लॉक जिसमें दोस्तों यूएसएसआर आता था। In 1976, British Prime Minister Harold Wilson, who had participated in the first G6 summit, जिन्होंने पहली G6 समिट में पार्टिसिपेट किया था, रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, उन्होंने ऑफिस से रिजाइन किया। स्किम्डेड एंड फोर्ड बिलीव दैट ग्रुप नीडेड एन इंग्लिश स्पीकर। ये जो दोनों थे दोस्तों, मतलब जो लीडर्स थे दोनों, इन्होंने सोचा कि ग्रुप को एक नीड है इंग्लिश स्पीकर की विद मोर पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, जिसका काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी हो, एंड एडवोकेटेड फॉर इन्वाइटिंग पियरे ट्रूडो को उन्होंने इनवाइट किया, हु हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा फॉर 8 ईयर्स, जो 8 साल से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन एनी 6 G6 लीडर। तो वहाँ पे जितने भी G6 के लीडर्स हैं उन सब में से ज़्यादा वो प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल बिता चुके थे। कनाडा वाज ऑल्सो द नेक्स्ट लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमी। जो कनाडा था वो दोस्तों क्या था कि लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमी भी था आफ्टर द G6 मेंबर्स, इन G6 मेंबर्स के बाद में। द समिट इन डोराडो प्योरेड टू रिको लेटर दैट ईयर बिकेम द फर्स्ट ऑफ द करंट ग्रुप ऑफ 7। फिर उस टाइम दोस्तों क्या बना? G7, किसको? कनाडा के ऐड होने के बाद। इन 1977 यूनाइटेड किंगडम विच होस्टेड द ईयर समिट इनवाइटेड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। जो 1977 में दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने जिसने होस्ट किया था ईयर समिट को, उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को भी इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए ऑल G7 समिट्स बिगिनिंग इन 1981, जो कि 1981 से शुरू हो रही थी वो सारी G7 समिट्स को अटेंड करने के लिए। इट हैड अटेंडेड एवरी गैदरिंग थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। इन्होंने सारी गैदरिंग अटेंड की किसके थ्रू? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन एंड द लीडर ऑफ द कंट्री होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड द लीडर ऑफ द कंट्री। जो लीडर था कंट्री का, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन की काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी होल्ड कर रखी थी, उस कंट्री के लीडर के साथ में मीटिंग ज्वाइन की। फॉलोइंग द 1994 यानी कि 1994 को फॉलो करते हुए समिट इन नेपलीज, रशियन ऑफिशियल्स हेल्ड सेपरेट मीटिंग्स विद द लीडर ऑफ G7। जो रशिया के ऑफिशियल्स थे उन्होंने G7 के लीडर्स के साथ में एक सेपरेट मीटिंग्स की। दिस इनफॉर्मल अरेंजमेंट वाज डब्ड द पॉलिटिकल 8 और P8। मतलब जैसे ये जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट हुआ था उसको मतलब क्या नाम दिया गया? पॉलिटिकल 8 और P8। कोलिक्वली द G7+1 एट द इन्विटेशन ऑफ द G7 लीडर्स, रशियन प्रेसिडेंट बोरिस याल्स्टीन, जो उस टाइम रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस याल्स्टीन, वॉज इन्वाइटेड फर्स्ट एज अ गेस्ट ऑब्जर्वर, जिनको गेस्ट ऑब्जर्वर के तौर पे पहली बार बुलाया गया था। लेटर एज ए फुल पार्टिसिपेंट, उसके बाद एक फुल पार्टिसिपेंट के तौर पे। आफ्टर 1997 मीटिंग, रशिया वॉज फॉर्मली इन्वाइटेड टू द नेक्स्ट मीटिंग। जो 1997 की मीटिंग के बाद में रशिया को फॉर्मली इन्वाइट किया गया नेक्स्ट मीटिंग के लिए, एंड फॉर्मली ज्वाइन द ग्रुप इन 1998। और ऑफिशियली जो रशिया ने ग्रुप ज्वाइन किया दोस्तों वो कब किया? 1998 में, रिजल्टिंग इन द ग्रुप ऑफ G8। और फिर हम इसको बोलने लगे G8, ग्लोबल 8 कंट्रीज। रशियाज मेंबरशिप वॉज सस्पेंडेड। जो रशिया की मेंबरशिप दोस्तों वो सस्पेंड की गई मार्च 2014 में, इन रिस्पॉन्स टू इट्स एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया पे कब्जा करने के बाद रशिया की जो मेंबरशिप थी G8 में उसको सस्पेंड कर दिया गया। मेंबर स्टॉप शॉर्ट ऑफ परमानेंटली इजेक्टिंग द कंट्री एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स एक्सप्रेस एन ओपननेस और एक्सप्रेस डिजायर टू रीइंस्टेट रशियंस पार्टिसिपेशन। तो उसके आने वाले सालों के बाद फिर उन्होंने दिखाया कि हाँ ठीक है, उन्होंने डिजायर एक्सप्रेस की कि रीइंस्टेट किया जाए रशिया के पार्टिसिपेशन को। नेवरथलेस रशिया अनाउंस्ड इट्स परमानेंट डिपार्चर इन 2017। रशिया ने फिर इसका अपना खुद का जो परमानेंट डिपार्चर था इस G8 से
वो 2017 में अनाउंस कर दिया था। द फॉलोइंग द ईयर द G7 अनाउंस फर्दर सैंक्शंस ऑन द कंट्री फॉर इट्स इंटरवेंशन इन यूक्रेन। G7 ने भी अनाउंस भी किए हैं कुछ, मतलब और सैंक्शंस भी लगाए हैं इसके ऊपर, जो इनका इन्वेंशन है यूक्रेन में उसके ऊपर भी G7 ने सैंक्शंस लगाए हैं रसिया के ऊपर। इन 2020 में दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने बैक्ड किया बाय इटालियन प्राइम मिनिस्टर गुसेपे कोंटे, जो इटालिया के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि इटली के प्राइम मिनिस्टर थे गुसेपे कोंटे, एडवोकेटेड फॉर रशिया। इन दोनों ने मिलकर रशिया के लिए एडवोकेट किया, रशिया के रिटर्न के लिए। ऑल अदर मेंबर्स रिजेक्टेड द प्रपोजल, लेकिन बाकी जो मेंबर्स थे उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। एंड रशिया एक्सप्रेस्ड नो इंटरेस्ट, और रशिया ने भी इसमें कोई अपना खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दोस्तों ये है हिस्ट्री इसकी। देयर हैव बीन वेरियस प्रपोजल टू एक्सपेंड द G7। दोस्तों G7 को एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी सारे प्रपोजल थे, जैसे कि द यूएस बेस्ड अटलांटिक काउंसिल हैज़ हेल्ड द D10 स्ट्रेटजी। जो यूएस बेस्ड अटलांटिक काउंसिल थी उसने क्या किया, D10 स्ट्रेटजी फॉर्म को बनाया सिंस 2014 से, विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम व्हाट इट कॉल्स लीडिंग डेमोक्रेसीज, जिसमें कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि लीडिंग डेमोक्रेसीज थी, विच सपोर्ट अ रूल बेस्ड डेमोक्रेटिक ऑर्डर, जो कि रूल बेस्ड डेमोक्रेटिक ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ G7 के सभी मेंबर्स को जोड़ के, इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन प्लस ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया को भी मिला के। सेवरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडोनेशिया, पोलैंड एंड स्पेन पार्टिसिपेटेड ऑब्जर्वर, यानी कि इंडिया, इंडोनेशिया, पोलैंड एंड स्पेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया एज ए ऑब्जर्वर। सेंटर्ड अराउंड ए सिमिलर मैंडेट एज द G7, द D10 हैज बीन कंसिडर्ड बाय द सम एनालिस्ट टू बी एन अल्टरनेटिव टू द ग्रुप। जो D10 था उसको ग्रुप के अल्टरनेटिव भी कुछ एनालिस्ट के द्वारा कंसिडर किया गया। दिस इज ऑल्सो फेवर्ड बाय द वेरियस थिंक टैंक्स एंड फॉर्मर ब्रिटिश लीडर बोरिस जॉनसन। इसको भी दोस्तों फेवर्ड किया गया काफ़ी थिंक टैंक्स के द्वारा, एंड जो पहले ब्रिटिश के लीडर थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा भी इसको फेवर किया गया। इन 2019 अंडर पुतिन के अंडर में दोस्तों रसिया हैड सिग्नल सपोर्ट फॉर इंक्लूजन ऑफ चाइना, इंडिया एंड तुर्की इफ द G7 हैड रीइंस्टेटेड द रशियन मेंबरशिप। जो पुतिन थे उन्होंने भी दोस्तों जो सिग्नल दिया किसके लिए, इंक्लूजन के लिए, चाइना के, इंडिया के और तुर्की के लिए, अगर G7 ने रसिया को रीइंस्टेटेड करने की सोची है तो। इन 2020 अंडर द ट्रंप द यूएस हैड सिग्नल्ड सपोर्ट फॉर द इंक्लूजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 2020 में दोस्तों ट्रंप के अंडर में यूएस ने किसके लिए सिग्नल सपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया के इंक्लूजन के लिए, ब्राज़ील के इंक्लूजन के लिए, इंडिया एंड साउथ कोरिया के इंक्लूजन के लिए, प्लस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ रसिया तक, और रसिया को भी मिला दिया जाए G7 में। इन 2021 फ्रेंच जूरिस्ट एंड द कंसुलेंट एरिक गार्नर डी बेवले, ए मेंबर ऑफ द कार्डिक मॉन्टेस्क्यू, प्रपोज स्पेन मेंबरशिप टू G7। 2021 में दोस्तों जो फ्रेंच के जूरिस्ट थे, कंसल्टेंट थे, फ्रिक गार्नर, उन्होंने किसके सपोर्ट के लिए मेंबरशिप में अप्रोच की, स्पेन के। इन 2022 जर्मनी हैज़ कन्फर्म्ड इट विल बी इनवाइटिंग इंडिया, और 2022 में जर्मनी ने किसको इनवाइट किया G7 में ऐड होने के लिए, इंडिया को। जापान कन्फर्म दैट इट इंटेंड्स टू इनवाइट साउथ कोरिया, जापान ने साउथ कोरिया को बुलाने की इंटेंट दिखाई। जो कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट है यून सुक योल को 2023 समिट, जो 2023 समिट है उसमें जापान ने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल को बुलाने की इंटेंस दिखाए हैं, इंटेंशन है। समिट इट होस्टिंग इन द हिरोशिमा, जो कि समिट इट होस्टिंग इन द हिरोशिमा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू इनवाइटेड बाय द जापान टू 2023। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया भी एक्सपेक्टेड है कि जापान इनको भी 2023 की समिट में बुला सकता है। अब दोस्तों जो करंट मेंबर्स हैं G7 के, वो वैसे भी आपको पता है, मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। जो दोस्तों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दोस्तों इसमें यूरोपियन यूनियन भी है, इंक्लूडिंग है। अब दोस्तों जो करंट लीडर्स हैं G7 के वो कौन कौन है। जो कनाडा से हैं सर वो हैं दोस्तों जस्टिन ट्रूडेau, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट, जर्मनी से ओलाफ स्कोल्ज चांसलर, इटली से जॉर्जिया मेलोनी जो कि प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों इटली की। जापान से फुमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर जापान। यूनाइटेड किंगडम से ऋषि सुनक
जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के। यूनाइटेड स्टेट्स से दोस्तों जो बाइडन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और यूरोपियन यूनियन जो चार्ल्स मिकेल, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल के जो जो मतलब यूरोपियन काउंसिल है उसके जो प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स मिशेल। और दोस्तों यूरोपियन यूनियन के जो उर्सुला वॉन डर लेयन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, जो यूरोपियन कमीशन है उसके जो प्रेसिडेंट है दोस्तों वो ये हैं। अब दोस्तों इनके बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को भी जरूर पढ़ सकते हैं। मैं फिर भी एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों जस्टिन ट्रूडो, और जो मेनली इनको छोड़ देते हैं बीच वाले को, इनकी पार्टी है लिबरल। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन, इनकी पार्टी रेनेसेंस। जो जर्मनी है चांसलर दोस्तों ओलाफ स्कोल्ज, इनकी पार्टी एसपीडी। इटली से प्राइम मिनिस्टर दोस्तों जियोर्जियो मेलोनी, इनकी पार्टी एफडीएल लेगा। जापान से प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा, इनकी पार्टी है दोस्तों एलडीपी। यूनाइटेड किंगडम से जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, इनकी पार्टी है कंजर्वेटिव। और दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स से जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक। अब दोस्तों एक्टिविटीज़ एंड इनिशिएटिव्स, इसके द्वारा G7 के द्वारा कुछ एक्टिविटीज़ और इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए। G7 was founded primarily to facilitate macroeconomics initiatives in response to contemporary economic problems। दोस्तों जो G7 को मेनली फाउंड किया गया था वो क्या था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स हैं उनके रिस्पॉन्स में इसको बनाया गया था, ताकि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको रिस्पॉन्स कर सकें, उनको काउंटर कर सकें। द फर्स्ट गैदरिंग वॉज सेंटर्ड अराउंड द निक्सन शॉक, द 1970 एनर्जी क्राइसिस। दोस्तों जो पहली गैदरिंग हुई वो कब हुई, अराउंड द निक्सन शॉक 1970 के दौरान, एनर्जी क्राइसिस एंड द इंश्योरिंग द ग्लोबल रिसेशन, और जो ग्लोबल रिसेशन भी उस टाइम पे चल रहा था। बिगिनिंग इन द 1980 G7 broadened its areas of concern to include issues of international security। 1980 में दोस्तों G7 ने अपना एरिया बोर्ड किया और कंसर्न किस किस इश्यूज़ को लेके बढ़ाया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल सिक्योरिटी को लेके। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दिस पीरियड द G7 कंसर्न इटसेल्फ विद ऑनगोइंग ईरान इराक वार। दोस्तों इस टाइम पे क्या था कि जो G7 है वो अपने खुद के लिए भी कंसर्न था, क्योंकि उस टाइम पे ईरान इराक वॉर भी चल रहा था और सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान, जो यूएस रसिया था वो अफगानिस्तान को कैप्चर भी कर रहा था। इन 1990s इट लॉन्च्ड अ डेबिट रिलीफ। दोस्तों इन्होंने 1990 में डेबिट रिलीफ लॉन्च किया, प्रोग्राम फॉर द 42 हेविली इंडेबिटेड पुअर कंट्रीज। जो हेविली इंडेबिटेड पुअर कंट्रीज है उनके लिए इन्होंने 42 पुअर कंट्रीज के लिए डेबिट रिलीफ भी प्रोग्राम लॉन्च किया। G7 कंट्रीज ने, HIPC इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है, हेविली इंडेबिटेड पुअर कंट्रीज, प्रोवाइडेड $300 मिलियन टू हेल्प बिल्ड द शेल्टर स्ट्रक्चर ओवर द डैमेज रिएक्टर। मतलब इन्होंने दोस्तों शेल्टर स्ट्रक्चर बनाने के लिए $300 मिलियन दिए ओवर द डैमेज रिएक्टर एट द चेरनोबिल एंड इस्टेब्लिश द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम टू हेल्प इन मैनेजिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। और उन्होंने बोला कि जो ये पैसे दिए गए थे वो किसके लिए दिए गए थे दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि उससे हेल्प हो सके दोस्तों मैनेजिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को मैनेज करने में। फॉलोइंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 8, तो दोस्तों 2007 और 8 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे उनको देखते हुए भी, विच वॉज द वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो बहुत बुरे थे अपने आप में, सिंस 1970 से अभी तक। G7 मेट ट्वाइस इन वाशिंगटन DC। G7 दोस्तों 2 बार इन कंट्रीज ने अपनी मीटिंग की वाशिंगटन DC में 2008 में, एंड इन द रोम फॉलोइंग फरवरी, और रोम में कब की दोस्तों, फरवरी में। On 2 March 2014 the G7 condemned the Russia Federation for its violation of sovereignty। 2 मार्च 2014 को दोस्तों जो G7 कंट्रीज उन्होंने कंडम किया रशिया को, फेडरेशन को, किसके लिए, इट्स वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी एंड ट्रीटी इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन। जो मतलब रशिया ने वायलेशन किया था किसका, सॉवरेनिटी एंड ट्रीटी इंटीग्रिटी ऑफ द यूक्रेन थ्रू इट्स मिलिट्री इन्वेंशन। दोस्तों जो इन्होंने मिलिट्री इन्वेंशन किया था यानी कि एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया भी किया था 2014 में। In response to the Russia's subsequent annexation of Crimea on 24 मार्च द G7 convened an emergency meeting at official। दोस्तों जो रशिया ने उसको अनेक्स कर लिया था क्रीमिया को, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने 24 मार्च को G7 ने एक एमरजेंसी मीटिंग की ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड, जो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे, द कैटशियस इन हेग में। दिस लोकेशन वॉज चोजन बिकॉज ऑल द G7 लीडर्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट टू अटेंड। ये लोकेशन इसलिए चूज की गई दोस्तों क्योंकि जितने भी G7 लीडर्स थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे अटेंड 2014 न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, जो 2014 की न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट थी, होस्टेड बाय नीदरलैंड, जो कि नीदरलैंड के द्वारा होस्ट की गई थी। उसमें जितने भी G7 के लीडर्स थे वो सारे के सारे ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट थे।
इन 2022 यानी कि 2022 में दोस्तों G7 लीडर्स वर इनवाइटेड टू अटेंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट ऑफ नाटो। जो G7 लीडर्स थे दोस्तों, G7 कंट्रीज के लीडर, उनको इनवाइट किया गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट जो कि नाटो की थी उसको अटेंड करने के लिए। कॉल्ड इन रिस्पॉन्स टू द 2022 रशियन इन्वेंशन ऑफ यूक्रेन। कहा गया कि रसिया का ने जो यूक्रेन में इन्वेंशन किया है उसके रिस्पॉन्स में वह मीटिंग बुलाई गई। अब दोस्तों लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है कि G7 का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों। G7 ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड एडवांस इकोनॉमिक्स। G7 का एक सबसे मेन मकसद दोस्तों जो वर्ल्ड के एडवांस इकोनॉमीज है उनको ब्रिंग टुगेदर, एक साथ ले आना, टू इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करना, एंड टैकल प्रिवेंसिव एंड क्रॉस कटिंग इश्यूज। मतलब इश्यूज हैं दोस्तों उनको क्रॉस कट करना और कुछ टैकल मेजर्स लेना, एज वेल एज एमर्जेंट ग्लोबल क्राइसिस, और जो ग्लोबल क्राइसिस है उनको भी टैकल करना दोस्तों। द ग्रुप मीट्स वंस अ ईयर टू टॉक अबाउट टॉपिक्स लाइक, जो दोस्तों ग्रुप है उसकी मीटिंग साल में एक ही बार होती है, जैसे कुछ टॉपिक्स पे बात करने के लिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस। ये तीन दोस्तों मेन मुद्दे हैं। इन 2023 जापान एज्यूम्स द G7 प्रेसिडेंसी। 2023 में जो दोस्तों G7 की प्रेसिडेंसी वो जापान के पास है, और जो 49th G7 समिट होगी विल बी हेल्ड फ्रॉम 19 मई टू 21 मई 2023। यानी कि जो दोस्तों ये मीटिंग होगी 19 मई से 21 मई 2023 में इन हिरोशिमा सिटी में होगी दोस्तों, हिरोशिमा प्रीफेक्चर जापान में। यानी कि दोस्तों जो 2023 की G7 की समिट होगी वो 2023 में और मई में होगी दोस्तों, जापान में, हिरोशिमा शहर में, जापान के अंदर। दोस्तों आज का हमारा G7 में यही था, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक को समझने में तो आप एक बार दोबारा वीडियो को ध्यान से दोबारा जरूर देखें, और अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।